अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करेंगे पीसी का जो फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर था उसमें जो एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन था, आज हम उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड्स नोन एज। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेक्वाइड, उनके उसकी जो होती है वो एक स्टैकिंग हुई हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। जो उसकी स्टैकिंग थी वो ग्रेना कहलाती थी, और जहाँ पे वो स्टैक नहीं थे, ऐसे ही यूं पड़े हुए थे, तो उसको हम लैमेली कह रहे थे। ठीक है। उसके बाद है कि दिस वन इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। अच्छा, सवाल में इन्होंने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पूछा हुआ है और ऑप्शन में इन्होंने 3 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल दिए हुए हैं, यानी वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जिसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे सवाल में मिस्टेक लग रही है। लॉजिक भी यही कहती है कि यहाँ पे होना चाहिए था दिस वन इज़ नॉट। तो हम यहाँ पे जो है उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने इस तरह से दिए हुए हैं कि हमें सवाल में करेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर अगर नॉट पूछ रहे हैं तो हमारे पास जवाब हो जाता है कि सेंट्रियोल, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। एक ही ऑप्शन था जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था और बाकी इन्होंने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ही दिए हुए थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको करेक्शन करके बता दी कि यहाँ पे आंसर सेंट्रियोल होगा। लेकिन अगर वो पूछेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड तो यहाँ पे वैक्यूल भी आंसर है, राइबोसोम भी आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आंसर है। अगर डबल मेम्ब्रेन पूछेंगे तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है। सही है। उसके बाद अगला सवाल है कि क्लोजली रिलेटेड जीनस जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू। तो जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं वो ग्रुप होते हैं इनटू फैमिलीज़। मैं इसकी आपको एक निमोनिक बताती हूँ जिससे आप याद रखें, बड़ी फेमस हो सकता है, आपको पता भी हो कि खान PCO फॉर गप शप। ठीक है। इससे आपने याद रख लेना है वो जो पूरी क्लासिफिकेशन होती है किस तरह से, कि K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो आप इसको इस तरह से हमने पढ़ा है कि स्पीशीज़ जेनरा, सेम स्पीशीज़ इंटू जेनरा, सेम जेनरास इंटू फैमिलीज़, फैमिलीज़ इंटू ऑर्डर, ऑर्डर इंटू क्लासेस, सेम क्लासेस इंटू फाइला, एंड फाइला फाइनली इंटू किंगडम। तो इसकी निमोनिक क्या है, खान PCO फॉर गपशप। सही है। इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल था कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम प्लांट बॉडीज कॉल्ड। तो जो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वाटर लूज़ होता है उस प्रोसेस को कहते थे हम गटेशन। ट्रांसपायरेशन में तो वेपर की फॉर्म में लूज़ होता है, एवापोरेशन में जो बॉडी सर्फेसिस से लूज़ हो रहा होता है उसको कहते हैं, एसिमिलेशन तो कुछ और ही होता है। उसके बाद अगला सवाल था कि मोस्ट, अच्छा इसमें जो गटेशन, ये तो पता ही होगा कि जो गटेशन हो रही होती है वो जिन पोर्स से हो रही होती है उसको कहते थे हाइडर थॉट्स। ठीक है। अगला सवाल है कि द मास ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ प्लांट कम्स फ्रॉम। तो जो ऑर्गेनिक मटीरियल होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या होता था, उनका जो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो कहाँ से आता है। तो हमने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो कार्बन होता है वो प्रोवाइड करता है कार्बन फॉर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। सही है। उसके बाद सवाल है कि अल्वा रिप्रोड्यूसेस बाय क्वाड्री फ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैविंग। तो अल्वा के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसमें बनते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेट जू स्पोर्स, जो कि बेसिकली बन रहे थे आफ्टर मियोसिस। तो हमें पता है कि मियोसिस में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो अल्वा के अंदर होते हैं 26 क्रोमोसोम। अगर मियोसिस के बाद क्वाड्री फ्लैजिलेट जू स्पोर्स बन रहे हैं तो हाफ होके कितने हो जाएंगे, 13 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे आंसर होगा 13 क्रोमोसोम्स। उसके बाद कह रहे हैं कि नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड नॉन स्टॉक प्लांट्स आर कॉल्ड। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं उनको हम एकाइनाइट्स कहते हैं। बुक की लाइन है। बाकी हर्मोगोनिया जो बन रहे होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में बन रहे होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि दिस न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सिर्फ 2 चीज़ों का काम था, या 2 चीज़ें करवाई थी। एक थी लाइट और दूसरा हमारे पास था पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम। बिना कुछ सोचे समझे 2 फैक्टर्स हमने याद किए हुए थे जो ओपनिंग और क्लोजिंग कराए थे स्टोमेटा की, एक लाइट था एक पोटेशियम था। तो कौन सा न्यूट्रिएंट हो गया, पोटेशियम। उसके बाद सवाल है कि द फर्मेंटेशन ऑफ सोया सॉस इज़ डन बाय। तो उसका आंसर है अस्परजिलस। ठीक है। ये बुक की लाइन है, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है कि द ऑर्गेनल्स रिलीज दीज ऑर्गेनल्स रिलीज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो तो प्रोटीन सिंथेसिस में उनका काम होता है, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। गोल्गी अपैरेटस का काम होता है कि वो मॉडिफाई कराते हैं, पैकेजिंग कराते हैं जो प्रोटीन्स बन के आ रहे होते हैं पीछे से। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता था कि वो ATPs बनाते थे थ्रू एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं, रिलीज़ नहीं कराते। फिर सवाल क्या बचता है ऑप्शन के क्लोरोप्लास्ट। तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल से जो रिलीज़ कराते हैं ऑक्सीजन। उसके बाद सवाल है कि दिस इज़ नॉट द पाथवे ऑफ वाटर टू एंटर इनटू द जाइलम थ्रू रूट्स। रूट से जो जाइलम के अंदर वाटर एंटर कर रहा होता है उसके 3 पाथवे थे, एक सिम्प्लास्ट था, एक एपोप्लास्ट था और एक सेल टू सेल था।
तो ऑब्वियसली जो है वो स्टोमेटा से वाटर एंटर नहीं करता, बल्कि स्टोमेटा से जो है वाटर लूज़ हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उसके बाद सवाल है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सच सॉइल विच डज नॉट कंटेन। तो जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे वो किस तरह के सॉइल में ग्रो कर रहे थे, जहाँ पे हमारे पास थी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, क्योंकि इनका मोड ऑफ नेचर इस तरह से होता है कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक भी थे। इसीलिए थे क्योंकि ये जिस तरह की सॉइल में ग्रो कर रहे थे वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं था। वहाँ पे नाइट्रोजन क्यों नहीं था, मैं ये रीज़न भी बता देती हूँ, आपको एक तरह का रीज़न भी निकल जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन से, कि क्योंकि उस सॉइल के अंदर जो थे वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, नाइट्रीफाइंग कम होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो जो कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है वो सॉइल को प्रोवाइड कर होते हैं, जिसको प्लांट अपनी न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि फिर इनकी नाइट्रोजनस या प्रोटीनस न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही होती सॉइल से ऑटोट्रॉपिक मूड से, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिकली इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं और उससे अपनी जो है वो नरिशमेंट को पूरा करते हैं। इस वजह से इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जवाब है नाइट्रोजन। उसके बाद सवाल था दिस इज़ द पॉलीमर विच रेजिस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। मुझे पता है आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो इसी सवाल के जवाब के लिए वीडियो देख रही होगी, तो इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ, वो है स्पोरोपोलेनिन। सही है, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए वैक्स जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये भी एक तरह की लिपिड है, क्यूटिकल भी एक वैक्सी लेयर है, और लिग्निन भी जो है वो स्टेम्स वगैरह के अंदर जो होती है वो उसके भी काफ़ी सारे वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शंस ही होते हैं। लेकिन स्पोरोपोलेनिन के बारे में ये था कि वो एनवायरमेंटल डैमेजेस से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रेजिस्ट करता है ना, वो स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या चीज़ होती है भाई, स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट के अंदर, उसकी एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। बस इसका ये आंसर है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगला सवाल था कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन अकर इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये भी बुक की लाइन है, रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स में लिखा हुआ है ये साफ साफ कि ड्यूरिंग डे और नाइट दोनों होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बाइकेंस, तो उसको हम कहते थे हिस्टोप्लाज्मोसिस। उसके बाद सवाल था कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर होता है ज़ीरो, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो हमेशा अपोजिट और नेगेटिव होता है टू सॉल्यूट पोटेंशियल, इस वजह से ये ज़ीरो होता है। ये बुक की लाइन है, ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बस आंसर याद कर लेंगे, ज़ीरो होता है। उसके बाद सवाल है कि दिस इज़ हेट्रोस्पोरस प्लांट, ये मॉडल पेपर का सवाल था, मैंने कराया था, आपको बताया था कि स्लेजिनेला होता है। हेट्रोस्पोरस की डेफिनेशन में बताया हुआ एग्जाम्पल में स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है। उसके बाद है माइसीलियम इज़ अ टर्म यूज फॉर, तो वो होती है मास ऑफ हाइफी के लिए, ये भी मॉडल पेपर का सवाल था। उसके बाद है इन एनारोबिक रिस्पायरेशन नंबर ऑफ एटीपीज मॉलिक्यूल फॉर्म इज। अच्छा, इस सवाल एक तो ये इतना आसान सवाल है, दूसरा ये रिपीटेटिवली बहुत आता है और उसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि एनारोबिक के अंदर सिर्फ 2 एटीपीज़ बनती हैं, जो 36 एटीपीज़ हैं वो बनती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। जिनको ये वाली बात नहीं समझनी वो स्किप भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस चीज़ को आप लिख लें, हाईलाइट करके याद कर लें पक्का पक्का, एटीपी काउंट किस में कितना होता है। देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर 3 प्रोसेस थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ठीक है। तो जो टोटल एटीपीज़ बनती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन से वो होती हैं 38, और अगर वो आपसे पूछेंगे ना टोटल एटीपीज़ कितनी होती हैं तो आप बताएंगे 38। अगर वो आपसे पूछेंगे नेट गेन कितना होता है तो आप बताएंगे 36। नेट गेन का क्या मतलब है, यानी कि टोटल में से जो चीज़ बच जाती है काट पीटने के बाद या कहीं यूटिलाइज होने के बाद। तो 36 क्यों होती है, क्योंकि 2 एटीपीज़ जो होती हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन में लिंक रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हो जाती है, इस वजह से 38 से वो 36 हो जाती है। नेट गेन क्या है एटीपी का, 36 इन एरोबिक रिस्पायरेशन, टोटल है 38। टोटल और नेट का फ़र्क याद रखना है एरोबिक के अंदर, और एरोबिक से इनएरोबिक का फ़र्क आपने याद रखना है, क्योंकि इनएरोबिक के अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है और आगे फर्मेंटेशन हो जाती है। क्योंकि फर्मेंटेशन में कोई एटीपीज़ नहीं बनती तो ग्लाइकोलाइसिस की एटीपीज़ होती हैं 2। सही है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला सवाल था कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो वो आती थी वाटर से। ये भी मॉडल पेपर का सवाल था, इक्वेशन मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, या इस वीडियो में दोबारा से पेस्ट कर दूँगी, उसको देख के नोट कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल है कि ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ, तो एसिटाइल कोए बनता है वही लिंक रिएक्शन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस से फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस जा रहा होता है। उसके बाद सवाल था कि वायरस इज न्यूट्रिशनली, तो वो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। बुक के अंदर बॉक्स गिवन था, ये भी मॉडल पेपर का सवाल है, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉक्सेस जो होते हैं बुक में वो भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए करने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ऑब्लिगेट पैरासाइट होने का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आके हो जाते हैं बॉटनी का फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ सॉल्व। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, बाकी हमारे पेज पे हमें डायरेक्टली मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।